हाय फ्रेंड्स, मैं हूं भूपेश पुरोहित और आज हम सीए इंटरमीडिएट लेवल इनकम टैक्स एक्ट पर हाउस प्रॉपर्टी की क्लास सेकंड देखने वाले हैं। तो इसमें मैं पहले इस आज की क्लास में मैं थ्योरी टॉपिक प्लस प्रैक्टिकल पोर्शन यदि समय बचा तो मैं कवर कराने वाला हूं। लेकिन आज की क्लास यदि आपने अटेंड नहीं की तो अगली क्लास में आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस कारण से मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कृपया ध्यान से सुने और जो मैं बोल रहा हूं वो नोट्स के साथ आराम से सुने। आपका पूरा हाउस प्रॉपर्टी हेड आज क्लियर हो जाएगा। वापस आपको किसी भी क्वेश्चंस को मतलब थ्योरी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि प्रैक्टिस तो हम जितनी करें उतनी कम है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 24 कहता है, हम कल जो आपने पढ़ा था वो हम रिवाइज कर लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू की हमने डिटर्मिनेशन पढ़ी थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ये सेक्शन 23 सब सेक्शन 1 डील करता है फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट में जो ज्यादा होगा आप उसे कंसीडर करें। लेकिन ये जो आपने विच एवर इज हायर चूज किया है, ये रेंट कंट्रोल एक्ट के स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। आप समझिए, आप हायर लोअर हायर रटिए नहीं, मैं जो कह रहा हूं वह समझिए। स्टैंडर्ड रेंट एक मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा आप नहीं ले सकते रेंट। जो आपकी जो विच एवर इज हायर लिमिट आई है उससे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो कि एक लिमिट लगाती है। यदि फेयर रेंट और म्युनिसिपल हायर का यदि स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा है तो हम स्टैंडर्ड रेंट लेंगे, और यदि वो हायर जो है ऑलरेडी कम है उस लिमिट से, रेस्ट्रिक्शन लिमिट से, स्टैंडर्ड रेंट से, तो हम उसे आगे चल देंगे और वही हमारा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाएगा। इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करेंगे। और गवर्नमेंट का तो हमेशा से ही एक बिहेवियर रहा है, विच एवर इज हायर पे ही हम टैक्स लेंगे, जो चीज़ ज़्यादा हमें उस पर टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट की यहाँ पे चालाकी देखिए, यदि आपका एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से तो जीएबी होगी एक्चुअल रेंट। ठीक है साहब, बात समझ आती है। लेकिन गवर्नमेंट साहब ने यह भी कह दी, यदि आपका एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है तो भी आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड रेंट होगी। यानी कि जो आपने किराया लिया नहीं फिर भी आपके ऊपर टैक्स लग सकता है। एक्सीड वैल्यू, एक्चुअल रेंट से लेके एक्सपेक्टेड रेंट जो ज्यादा है उस वैल्यू पर आपको टैक्स लग सकता है। और एक्चुअल रेंट यदि कम है ड्यू टू द वैकेंसी तो हम एक्चुअल रेंट को ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है सर। और वैकेंसी की मीनिंग आपको पता ही होगा गवर्नमेंट क्या देती है। वैकेंसी मतलब वो घर खाली है, नहीं टेनेंट के पास है नहीं आपके पास है, फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन, तो हम उसे वैकेंसी कहेंगे, गवर्नमेंट उसे वैकेंसी कहती है। इस बात को अच्छी तरह से क्लियर रखें, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये दिक्कतें आएगी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। डिडक्शन दो ही हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड के, इसके अपने दो लिमिटेड डिडक्शंस हैं, उसी पे ये काम करेगा। आपने घर पे कौन सा खर्चा किया है, आपने रेंट में से कितना रुपया घर पर लगाया है, घर की रिपेयर पे लगाया है, घर के पाइप्स पे लगाया है, घर की मरम्मत पे लगाया है, इंश्योरेंस पे लगाया है, या डैमेजेस रिपेयर के लिए लगाया है, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट को केवल अपने दो डिडक्शन देने थे, वो उन्होंने दे दी हैं, सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो डायरेक्ट लेस होगा। वो इसीलिए दिया है कि एक एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ द रिपेयर, लाइटरेज, वाटर या इंश्योरेंस, ये सभी चार्जेस आप उस 30% में कवर कर लें। गवर्नमेंट ने एक अपना एस्टिमेट के हिसाब से ये परसेंटेज दिया है। एनएवी मीन्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस जो म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है उसके बाद जो वैल्यू बची है उसे नेट एनुअल वैल्यू कहते हैं, उसका 30% लेस होगा। इसी वैल्यू में से एक 24B इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल, इसको हम डिटेल में देखेंगे। और आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यदि आज का समझ गए क्वेश्चन और इसके कॉन्सेप्ट तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल एज अ डिडक्शन। इसमें पहले आप इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आप ये ना देख के चार्ट रेफर कीजिएगा, क्योंकि चार्ट में ये अच्छे से समझ आएंगे। पहले तो आप ये देखिए इंटरेस्ट किसके लिए लिया है, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड लिखा हुआ है, लेकिन अंत में जाके दोनों को ही जोड़ के ही लिमिट देखते हैं, तो आप उसे इग्नोर करें पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी या फिर लेट आउट प्रॉपर्टी, तो लेट आउट प्रॉपर्टी में तो किसी भी प्रकार का झंझट है ही नहीं। आपको यदि टैक्स लग रहा है, आपकी एनुअल वैल्यू आ रही है, आपने प्रॉपर्टी लेट आउट करके रखी है,
तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है, आप अनलिमिटेड जितना आपको इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उतने की छूट आप 24B में ले सकते हैं। लेकिन बात आती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की। तो यहां पर पहले तो फंडिंग आपने किस लिए ली है, आपने बोरोविंग किस लिए की है, उसको लेके भी लिमिटेशन है। आपका लोन कब का है, 1 अप्रैल 1999 से पहले का है या 1 अप्रैल 1919 से बाद का है, उस पर भी लिमिट है, उस पर भी डिस्कशन है। तो मेन यदि आपने ये दो बातें समझ ली तो आपको आगे के प्रोविजंस में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखिए, यदि आपने लोन लिया है, बोरोविंग की है, मनी बोरो किया है फॉर द रिपेयर, फॉर द रिन्यूअल एंड फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, चाहे वो आपने 1/4/99 से बाद में लिया है चाहे पहले लिया है, आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन इस तरह के लोन के लिए 30,000 ही मिलेगा, चाहे आप एसओपी 1 हो चाहे आपके पास एसओपी 2 हो। एसओपी मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, क्योंकि 23 सबसेक्शन 2 में हमने पढ़ा था मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टीज की वैल्यू गवर्नमेंट नील रख सकती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में। यदि आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी हो गई तो उस पर टैक्स लग जाएगा एनुअल वैल्यू बेसिस पे, यदि आपने किराए पर नहीं भी दी है फिर भी उस पर टैक्स लगेगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तो यदि आपने बोरोविंग्स की है रिपेयर के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए और या फिर रिन्यूअल के लिए, तब आपकी मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्शन लिमिट 30,000 ही रेस्ट्रिक्टेड है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है आपने बोरोविंग की है एक्विजिशन ऑफ हाउस के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, तब यहां पे कुछ कंडीशंस हैं। पहली बात, यदि लोन 1/4/1999 से पहले का है तो वहां पे फिर केवल लिमिट 30,000 की है। फिर आगे बढ़ते हैं, लोन यदि 1 अप्रैल 1999 से बाद का है तब यहां पे लिमिट आपकी 2 लाख हो सकती है। आप इन कंडीशंस को ध्यान से देखिएगा, तभी होगी यदि आपने कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन जिस ईयर में लोन लिया है, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है, उसके एंड से 5 साल में विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल वॉज बोरोड, वहां से आपने हाउस एक्वायर कर लिया है या फिर आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेट ले लिया है। ठीक है सर, अगली बात वही है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द, और फिर एक बात आती है इंटरेस्ट जो आपका ड्यू हो रहा है उसका भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हाउस लोन पर कितना इंटरेस्ट हुआ है, जो ये जनरली बैंक इशू करते हैं। तो आपकी मेनली 2 कंडीशन है, आपका हाउस बनकर तैयार हो जाना चाहिए 5 साल में या फिर आपने खरीद भी लिया चाहिए। एक डाउट यहां पे आता है कि घर को बनाने में तो समय लग सकता है, ये बात समझ आती है, लेकिन खरीदने में तो कोई समय नहीं लगता, कोई टाइम बाउंड या टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट लेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लॉ की लैंग्वेज पढ़ें आप, एक्विजिशन और या फिर कंस्ट्रक्शन 5 साल में हो जानी चाहिए फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो एक्विजिशन के मामले में भी आपको इंटरेस्ट डिडक्शन मिल जाएगा, और यदि आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो आपको 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट की मैक्सिमम लिमिट है 2 लाख और इंटरेस्ट ड्यू विच एवर इज लोअर है। और यदि सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कोई एक भी कंडीशन, मान लो आपका मकान 5 साल के बाद तैयार हो रहा है, तो इंटरेस्ट डिडक्शन केवल 30,000 ही रह जाएगा। आप इस ऑडियो को रिपीट मोड पर बार बार सुने। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये आपकी जो लास्ट 5 मिनट आप फिर से रिवाइज करें और अच्छे से समझें। उसके बाद आपको इंटरेस्ट डिडक्शन पे किसी भी प्रकार की क्वेरी नहीं रह जाएगी। ठीक है सर, अब इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्चुअली पेड। इंटरेस्ट ड्यू होना जरूरी है, पेड होना नहीं। लेकिन याद रखिएगा एट द सेम पॉइंट म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि मैं आगे डील करने वाला हूं, तो यहां पर म्युनिसिपल टैक्स तो एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ है, चाहे वो कितने भी साल का हो। यदि आपने पे किया है तो आपको उसी ईयर में, दैट मीन्स पेमेंट ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगी म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट की। लेकिन इंटरेस्ट की डिडक्शन केवल उतनी ही मिलेगी जितना वो ड्यू हुआ है। एक्चुअली पेड आपने कितना किया उससे कोई मतलब नहीं। सेकेंड बात आती है लोन टेकन फॉर रिपेमेंट ऑफ द लोन। यदि मान लीजिए आपने एक लोन लिया 10 लाख का, आप वो लोन चुका नहीं पा रहे हैं, काफी टाइम बाइंड हो गया है, तो आप उस लोन को चुकाने के लिए फिर से लोन लेते हैं। जैसे कि आप सुदूर क्षेत्रों में से एक ऋण जाल भी कहते हैं, ट्रैप ऑफ द लोन। वो एक बंदा यदि लोन के चक्कर में एक बार फंसता है तो उस लोन को रीपे करने के लिए फिर से लोन लेता है, और इस तरीके से वो लोन के ऋण जाल में फंसता हुआ धंसता चला जाता है। ये एक प्रकार का दलदल है
ये वहां की बात हो रही है। उसमें यदि वो लोन के रीपेमेंट के लिए, हाउस लोन के रीपेमेंट के लिए लोन लेता है, तो इस प्रकार के लिए गए लोन का इंटरेस्ट भी अलाउ है 24 सबसेक्शन बी में। फिर है इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि आपने लोन को रिपे करने के लिए कोई लोन लिया है उसका इंटरेस्ट अलाउ है, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है कभी कभार, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउ नहीं है। और लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी पर किसी मैक्सिमम सीलिंग लिमिट नहीं है, तो आप 30,000 या 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ही लगेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये लास्ट एग्जांपल, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 60 लाख की, ठीक है सर, आपने डाउन पेमेंट कर दी 15 लाख, पीछे बचे 45 लाख, ये आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, और इंस्टॉलमेंट में आपको 55 लाख पे करने हैं फॉर द 55 मंथ्स। हर महीने 1 लाख रुपया आपको पे करना है। तो 55 लैक्स में 10 लाख तो इंटरेस्ट है और 45 लाख प्रिंसिपल अमाउंट है। तो जो अनपेड परचेज प्राइस रह गई है 45 लाख, इनकम टैक्स एक्ट कहता है हम उसे आपको बोरोविंग्स मानेंगे। उस बोरोविंग को मानते हुए आपका 10 लाख है, पीरियोडिकल बेसिस पे उसका जो इंटरेस्ट होगा, आप जैसा कि हायर परचेज के क्वेश्चंस भी करते होंगे अकाउंटिंग में, उस तरीके से ये उससे फिर ये हायर परचेज की तरह ही सिस्टम काम करता है। तो 45 लाख आप उसकी बोरोविंग्स मानेंगे। अकाउंटिंग में आप कुछ और करते हैं, डाउन पेमेंट लेस करते हैं, आप क्रेडिटर खड़ा करते हैं 45 लाख, फिर आप उस पर हर साल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और एक पीरियोडिकल बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज और इंस्टॉलमेंट पेड, इंटरेस्ट चार्ज इंस्टॉलमेंट पेड, इस तरीके से करते हैं। यहां पर गवर्नमेंट ने अपना रूल दे दिया है, इनकम टैक्स अलग है, अकाउंट्स अलग है, मैंने एक कंपेरिजन करके दिखा दिया है। फिर है सेक्शन 25 इनएडमिसिबल डिडक्शंस। गवर्नमेंट कहती है यदि आपको भारत से बाहर पेमेंट करना है किसी भी खर्चे का, तो टीडीएस काट के करें, यदि उस पर टीडीएस डिडक्टेबल है तो। और डिडक्टेबल जनरली तभी होता है यदि जो आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी एक्सपेंस का, किसी भी सम का, यदि वो सामने नॉन रेजिडेंट या किसी भी बंदे के आउटसाइड इंडिया में टैक्सेबल है उसके हाथ में भारत के अंदर, तो जनरली गवर्नमेंट कहती है टीडीएस काटो। डिटेल में हम टीडीएस चैप्टर में देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रख लें, यदि इंटरेस्ट आपको पे करना है आउटसाइड इंडिया किसी भी नॉन रेजिडेंट के हाथ में, और उसका एजेंट भारत में नहीं है कोई भी, आउटसाइड आप पे कर रहे हैं, यदि आपने विदाउट टीडीएस काट के इंटरेस्ट पे कर दिया, तो आपको 24B में डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर बात करते हैं एरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज्ड रेंट, ये कब टैक्सेबल होंगे। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं इस ये कहते कैसे हैं। एरियर ऑफ रेंट, आपके पास कोई टेनेंट था, आपने मकान किराए पर दे रखा था 2 सालों के लिए, 17-18 और 18-19, डिस्प्यूट हो गया कि महंगाई बढ़ गई तो मुझे एरियर चाहिए, वो अड़ गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, आप कह रहे हैं कि हमारी बात हुई थी, मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट 2-3 साल बाद अपना जजमेंट सुनाता है, उसमें कोर्ट कहता है कि एरियर मिलना चाहिए, तो आपको 17-18 और 18-19 का जो रेंट का जो एरियर है, बढ़ा हुआ किराया है, मान लीजिए आप 10,000 लेते थे उसमें रेंट, अब कोर्ट ने दिया है कि 12,000 के हिसाब से आपको 2,000 पर मंथ एरियर ऑफ रेंट 24 मंथ्स के लिए देना होगा। तो इस तरीके से जो 24,000 मिलेंगे, ये आपको रिसीट ईयर में ही टैक्सेबल होंगे, क्योंकि ड्यू बेसिस पे इस पे कर नहीं सकते टैक्सेशन, और एनुअल वैल्यू में ये इंक्लूड नहीं था उस समय, क्योंकि एनुअल वैल्यू जिस समय ये अकर्ड हुआ था उसका हम ट्रीटमेंट में जस्ट इसके बाद लेने वाला हूं। पहले मैं इसकी रिकवरी डील कर रहा हूं, क्योंकि इसकी रिकवरी में एक सीधा सा पॉइंट है, एरियर ऑफ रेंट ये होगा। अनरियलाइज्ड रेंट वो रेंट है जो आपकी इनकम हो जाता, लेकिन आप अपने टेनेंट से वसूल नहीं कर पाए हैं। आपने 10,000 पर मंथ किराया रख दिया था, लेकिन आपका टेनेंट आपसे ज़्यादा मोटा तगड़ा था और आप उससे डर रहे थे कि अब 1 साल का किराया 1,20,000 मांगे कि नहीं मांगे, मांगे कि नहीं मांगे। अंत में जब वो छोड़कर गया, वो 1 लाख रुपए सेटलमेंट करके चला गया, और आपके मन में रह गया कि 20,000 रुपए तो हमारे डूब गए, तो उसे हम कहेंगे अनरियलाइज्ड रेंट। इसकी रिकवरी कैसे करेंगे वो बात की बात है। रिकवरी कैसे करेंगे या क्या करेंगे, उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, मैं इसके बाद देने वाला हूं। पहले इसका रिकवरी पे क्या करना है, एरियर ऑफ रेंट और या फिर अनरियलाइज्ड रेंट जब भी रिसीव होगा, ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है, और इसमें भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अलाउ करती है गवर्नमेंट। ठीक है सर, बात समझ आती है। आगे मैं लेता हूं अनरियलाइज्ड रेंट जब अकर्ड होगा। एरियर ऑफ रेंट तो अकर्ड होगा नहीं, वो मामला कोर्ट से आता है, या जनरली अचानक से ही एरियर मिलता है पिछले सालों का, तो वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट जब अकर्ड होगा तो इसके 2 ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं।
या तो हम एक्चुअल जब जीएवी कैलकुलेट करते हैं तो हम पहले फेयर वैल्यू, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करके हायर लाते हैं, और हायर जो आया है और उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, तो इनमें जो लोअर होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट बनेगा, उसको हम कंपेयर करते हैं एक्सपेक्टेड रेंट को एक्चुअल रेंट से। तो यहां पर हम इसको एक्चुअल रेंट में से ही घटा देंगे जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि आप नॉर्मल प्रोसेस से अपनी जीएवी कैलकुलेट कीजिए, जो आपकी जीएवी आती है उसमें से आप रिड्यूस कर दें। तो ये दो ट्रीटमेंट है। आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ऐसे करके देखिएगा, क्या फर्क पड़ता है आंसर में वो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर बार मैं भी रहता हूं कि आंसर अलग है लेकिन काफी बार सेम आ जाता है आंसर। तो दोनों मेथड ट्राई करके जीएवी निकालने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सर। फिर बात आती है ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओनरशिप। और एक इंटरेस्ट में मैंने एक बात बताना भूल गया, जब भी को ओनर होंगे इंटरेस्ट के केस में, इनकी जो लिमिट है 30,000 और 2 लाख, एज द केस में भी जो भी अलाउ होनी है वो पर्सन या असेसी बेसिस पे होगी, न कि एक मकान के बेसिस। मान लीजिए को ओनर है तो और 2 को ओनर हैं तो दोनों को 2-2 लाख इंडिविजुअल लिमिट मिलेगी, न कि दोनों को मिला के 2 लाख मिलेगी। ये ध्यान रखिए, 30,000 भी मिलनी है तो अलग अलग मिलेगी, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखेंगे वो। तो पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम को ओनरशिप प्रॉपर्टी। तो जब भी हम को ओनरशिप की बेसिस पे टैक्सेशन करेंगे, पहले आप पूरी प्रॉपर्टी का इनकम निकाल लें, उसके बाद जो भी को ओनर के शेयर्स हैं उसको उनमें बांट दें, उनका परसेंटेज अप्लाई कर दें, 25%, 40%, 50%, एज द केस वे भी, वो अप्लाई करके आप हाउस प्रॉपर्टी इनकम को 3 या 4, 2, 3, 5 जो भी भाग है उसमें बांट दें। इंटरेस्ट लिमिट सभी के लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में अलग अलग रहेगी, 30,000 और 2 लाख जो भी मिल रही हो, ये ध्यान रखिएगा, न कि कलेक्टिवली सभी। यदि 3 को ओनर है तो तीनों को 2-2 लाख अलग अलग लिमिट मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट की बात कर रहा हूं, न कि डिडक्शन की। फिर मैं बात करूंगा म्युनिसिपल टैक्सेस की। इसमें हम क्या क्या देखते हैं, म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से डिडक्शन करते हैं नेट एनुअल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है सर। तो इसमें मेनली 2 कंडीशन है, ये तभी लेस होगा, तभी अलाउ होगा यदि असेसी ने उसे बॉन्ड किया है, उसका भार है, पे करने का भार है असेसी पर आया है, असेसी ने अपनी पॉकेट में से दिया है, एंड शुड बी पेड ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट में ड्यू बेसिस पे था, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स यदि ड्यूरिंग द ईयर पेड हुआ है तभी हम उसे लेस करेंगे। अब चाहे यदि वो फॉरेन गवर्नमेंट में आप कोई रेजिडेंट है, आपकी फॉरेन में कोई प्रॉपर्टी है, वहां से आपको किराया आता है, आप वहां की गवर्नमेंट को म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं, तो वो भी डिडक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ की है। ध्यान सुनिएगा इस बात को जो मैंने पिछली 20 या 30 सेकंड में कही है। यदि आपकी फॉरेन में भी असेट्स हैं, आप रेजिडेंट हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आप वहां पर म्युनिसिपल टैक्स पे करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, तो भी उसका डिडक्शन यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। गवर्नमेंट ने ये कहीं नहीं लिखा कि भारत की म्युनिसिपलिटी को ही पे होना चाहिए, नो, म्युनिसिपल टैक्स पेड होना चाहिए, एक्चुअली पेड होना चाहिए, ड्यू बेसिस पर नहीं है। चाहे आपने 2-3 सालों का साथ में भी पे किया है तो वो भी लेस कर देंगे, और बॉन्ड बाय द असेसी। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो मैंने पढ़ा, इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एनएवी इज निल। सिंस 23 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि एनएवी इज 0, तो हम उस पर म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट की डिडक्शन की बात ही नहीं करते, क्योंकि आपने देखा होगा हाउस प्रॉपर्टी का जो कैलकुलेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उसे बोल सकते हैं फॉर्मेट है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो आएगा एनएवी, और एनएवी पहले से ही 0 कर दी है 23(2) वाले जो 2 हाउसेस हैं, मैक्सिमम 2 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के, तो इसमें म्युनिसिपल टैक्सेस लेस होने की कोई बात ही नहीं उठती। उसके बाद उसमें वो 24A का स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर 24B का इंटरेस्ट डिडक्शन मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिल पाएगा। क्रक्स में हम ये कह सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसमें केवल एक इंटरेस्ट डिडक्शन लेके हम लॉस क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज उसमें म्युनिसिपल टैक्स की तो कोई लिमिट, कोई छूट है नहीं। फिर आज हम बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक की, और ये हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का भी लास्ट टॉपिक है, डीम्ड ओनरशिप। इसमें मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, आप इसमें हर एक केस को मोटा मोटी याद रखें, डिटेल में जो जो केस चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। मोटा मोटी सारे केसेस को याद रखना है कि किस केस में क्या होगा। डीम्ड ऑनर नाम से इस पर ध्यान रखिएगा, एक्चुअल ऑनर नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है हम इसको डीम्ड ऑनर मानेंगे, और डीम्ड ऑनर मान लिया
तो हमने आगे ऑनरशिप की डेफिनेशन भी देखी थी, ऑनरशिप इंक्लूड डीम्ड ऑनरशिप। तो जो यहां पर आएंगे, तो जो यहाँ पे डीम्ड ऑनर है उनको भी एनुअल वैल्यू पे टैक्स लग जाएगा, चाहे उन्होंने किराया लिया है नहीं लिया है, या जो भी उसके यदि 2 से ज़्यादा मकान है उस केस में, और किराया चाहे किसी के भी, और यदि रेंट पे दे दिया, लेट आउट है, तो किराया चाहे जो भी ले रहा हो, जो डीम्ड ऑनर है टैक्स उसको लगने वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम देखते हैं पहला, ट्रांसफर टू स्पाउस। ये आपका क्लबिंग चैप्टर में भी कवर होगा। यदि आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी, कोई हस्बैंड है उसने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दी है, या कोई वाइफ है तो उसने अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर दी है इन एडिक्वेट कंसीडरेशन में, और या फिर बिना किसी कंसीडरेशन के, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपने कोई प्रॉपर कंसीडरेशन लिया नहीं है, आपने इनएडिक्वेट और विदाउट कंसीडरेशन ट्रांसफर की है, तो प्रॉपर्टी का जो डीम्ड लीगल ऑनर तो ट्रांसफर ही होगा जिसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है ट्रांसफरर जो है प्रॉपर्टी का वो डीम्ड ऑनर होगा और उसे ही टैक्सेबल होगा। हालांकि इसके एक्सेप्शन है, यदि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है स्पाउस को फुल कंसीडरेशन, एडिक्वेट जो पर्याप्त मात्रा में कंसीडरेशन पे करके, और या फिर लिव अपार्ट एग्रीमेंट होते हैं। जनरली स्पाउस यदि लड़ाई कर लेते हैं तो लिव अपार्ट एग्रीमेंट होता है कि एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को मकान किराए पे देगा या ट्रांसफर करेगा, उस विदाउट कंसीडरेशन करता है, तो उस केस में एक्सेप्शन है कि ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। जिसे ट्रांसफर हुई है, जो ट्रांसफरी है, उसे ही हम ऑनर मानेंगे, वहां पर डीम्ड ऑनरशिप नहीं लगेगी। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट आता है सेकंड, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। गवर्नमेंट ने इसके पीछे क्या तर्क दिया है मैं वो भी बताऊंगा। ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, आप अपनी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 या 5 प्रॉपर्टियां हैं, 5 प्रॉपर्टियां आपके पास, 2 प्रॉपर्टियां आपके नाम से आपने नील करा ली 23(2) में, 2 प्रॉपर्टियां आपने अपने स्पाउस के नाम से नील करा ली, अब 5वीं प्रॉपर्टी रह गई, तो आप अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर देते हैं, विदाउट एनी कंसीडरेशन आप ट्रांसफर कर देते हैं। आपने पिछली 4 प्रॉपर्टियों का अरेंजमेंट जैसे तैसे नील में कर लिया, उसमें से एक में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं, एक में आप अपनी स्पाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड दिखा रहे हैं, तो उस तरीके से आपने कर ली अपनी टैक्स प्लानिंग। लेकिन यहां पर आपने 5वीं प्रॉपर्टी थी वो अपने माइनर चाइल्ड के नाम कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहेगा जो ट्रांसफरर है वही हमारा डीम्ड ऑनर है, इसलिए हम माइनर चाइल्ड को नहीं, हम आपको पकड़ेंगे और आपसे ही इसका टैक्स वसूलेंगे। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, यदि हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है एडिक्वेट कंसीडरेशन। आजकल माइनर चाइल्ड भी इतनी इनकम कमाने लग गए हैं, इन बॉलीवुड फिल्मों में आकर, इन टीवी सीरीज में आकर, वेब सीरीज में आकर, ये आजकल इतने पैसे कमाने लगे हैं कि अपने पिताजी से ही प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और अब बाकायदा कंसीडरेशन पे करते हैं। तो उस केस में डीम्ड ऑनर नहीं होगा, उसके पिताजी और माइनर चाइल्ड खुद ऑनर मान लिया जाएगा, वहां पर डीम्ड ऑनरशिप का केस नहीं लगेगा। एक यहां पर केस है, यदि माइनर मैरिड डॉटर को यदि आप विदाउट कंसीडरेशन असेट्स ट्रांसफर करते हैं, ध्यान रखिएगा पहला केस तो कंसीडरेशन पेड था, उसको लेना देना नहीं है। विदाउट कंसीडरेशन आप अपनी माइनर मैरिड डॉटर को घर ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें ट्रांसफरर को डीम्ड ऑनर नहीं मानेंगे, उसमें माइनर मैरिड डॉटर ही ऑनरशिप होगी, वही ऑनर होगी, उसी से टैक्स लेंगे। गवर्नमेंट से जब ये पूछा गया ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ये तर्क दिया कि चूंकि आप घर दे रहे हैं माइनर मैरिड डॉटर को, और ये तो बाल विवाह कानूनन अपराध है, मतलब गवर्नमेंट ये कहना चाहती है केवल एक घर लड़की के नाम करके उससे टैक्स लेंगे तो बाल विवाह रुकेंगे, ये डिस्करेज होंगे। हालांकि हम इस थिंकिंग को सही भी ठहरा सकते हैं, हर एक के अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट ने ये तर्क दिया था कि माइनर मैरिड डॉटर को यदि आपने अपनी एसेट्स विदाउट कंसीडरेशन भी ट्रांसफर की तो आप डीम्ड ऑनर नहीं होंगे, माइनर मैरिड डॉटर ही ऑनर होगी और उसी से टैक्स वसूलेंगे। ये आपका क्लबिंग चैप्टर में भी आएगा, उस समय मैं आपको वापस यहां पे लेके आऊंगा। देखिएगा इनकम टैक्स एक्ट की यही सुंदरता है कि हर एक प्रोविजन एक दूसरे से कनेक्टेड है, और जब हम जॉइंटली किसी प्रोविजन को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तब उसका मजा ही कुछ और है। हालांकि काफी स्टूडेंट्स को यह हार्ड लगता है, लेकिन आप यदि इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल भी है। लॉजिकल, हाँ, कुछ मैक्सिमम टू मच एक्सटेंड लॉजिकल कह सकते हैं, हालांकि 100% लॉजिकल तो नहीं कह सकते। फिर थर्ड है आपका होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट। जनरली ऐसी प्रॉपर्टीज, मान लीजिए आपके पिताजी और उनके भाइयों को अपने पूर्वजों से कोई ऐतिहासिक प्रॉपर्टियां मिली है और वो प्रॉपर्टियां इस दशा में हैं
या वो ये सारी बिल्डिंग्स या संपत्तियां इस कंडीशन में है कि आप उसके डिवाइड नहीं कर सकते। आपको एक बड़ा खंडर मिल गया है, आपको एक बड़ा कोठार मिल गया है, कोठार मीन्स बड़ी हवेली मिल गई है, तो आप उसे डिविजिबल नहीं कर सकते, तो आप इम्पार्टिबल एस्टेट के होल्डर कहलाएंगे। और जो मिली है, कभी कभार एक से ज़्यादा एसेट्स मिल जाती है, जैसे खजाना, सोना चांदी, हवेली और कोई अदर डॉक्यूमेंट, कागजात, जमीन जायदाद एक्सेट्रा, तो सभी इंडिविजुअल कंबाइंडली उसके ऑनर कहलाएंगे और सभी प्रॉपर्टीज के ऑनर कहलाएंगे। इसे हम कहते हैं इम्पार्टिबल एस्टेट। सभी प्रॉपर्टी के सभी लोग मालिक होंगे, एक बात में हम कह सकते हैं। और एचयूएफ का असेसमेंट तब आएगा यदि इम्पार्टिबल असेट्स फैमिली को मिलती है, तो हम उसका असेसमेंट एज ए एचयूएफ कर देंगे। ठीक है सर। मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जनरली जैसे कि दिल्ली हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी भी है, दिल्ली डीडीसीएल या ऐसा कुछ करके है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए। ठीक है सर। तो ये जनरली क्या करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं, उसके ऑनर बनकर वो मकान बनाते हैं, डेवलपर करते हैं, हाउसेस बनाते हैं, उसके ऑनर ये कमिटीज़ रहती है, सोसाइटीज़ रहती हैं, और जो इसके मेंबर होते हैं वो इन मकानों में रहते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ये फ्री में रह रहे हैं, सोसाइटीज़ कहती है ये हमने मकान मेंबर्स को दे रखा है, बिना किसी किराए पर दे रखा है, तो हमारा तो इस पर हक भी नहीं बन रहा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे डीम्ड ऑनरशिप का रूल लेके आ गई, प्रोविज़न लेके आ गई। ये कहती है मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो लोग मेंबर हैं उन्हें ही हम डीम्ड ऑनर मानेंगे। ध्यान रखिएगा, लीगल ऑनर है कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और या फिर एओपी, लेकिन डीम्ड ऑनर है जो मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एओपी या कंपनी है वो, और वही बंदा डीम्ड ऑनर ही टैक्स पे करने के लिए लायबल रहेगा। पर्सन इन पोजीशन ऑफ ए प्रॉपर्टी, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पर्सन अलाउड टू टेक पोजीशन बिल्डिंग or part of building in part performance of the contract treated as the deemed owner। यहां पे ध्यान रखिएगा, लीगल ऑनर होना मैटर नहीं करता है इनकम टैक्स एक्ट के लिए। इनकम टैक्स एक्ट के लिए ऑनरशिप का मीनिंग अलग है। ऑनरशिप का मतलब आपके पास पोजीशन होना चाहिए, या आपके पास अधिकार होना चाहिए कि आप उसकी इनकम ले सके, उस प्रॉपर्टी की इनकम ले सके, या आप डीम्ड ऑनर भी हो सकते हैं। तो इनकम टैक्स के कुछ अलग मायने हैं ऑनरशिप डिटरमाइन करने के। यहां पे मान लीजिए आपने बायर को पोजीशन ट्रांसफर कर दिया है, या फिर आपने कंसीडरेशन पेड किया, या फिर प्रॉमिस टू बी पे कर दिया है, और सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन कुछ अलग डॉक्यूमेंट, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं, तब भी जो बंदा बायर है वो डीम्ड ऑनरशिप में कवर होगा। मान लीजिए आप लीगल ऑनर नहीं बन पाए हैं, लेकिन आपने चाबियां ले ली है घर की, उस दिन से वो घर आपका मान लिया जाएगा और आपको टैक्स उस दिन से लगना स्टार्ट हो जाएगा, यदि वो 23(2) से बाहर है, मतलब 2 से ज़्यादा आपका तीसरा मकान आता है, तो यहाँ पे एनुअल वैल्यू बेसिस पे टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। छठा और आपका लास्ट पॉइंट है, पर्सन हैविंग राइट इन द प्रॉपर्टी फॉर 12 और मोर ईयर्स। जनरली इनकम टैक्स एक्ट यहाँ पे फाइनेंस लीज की बात करना चाहता है। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए रहती है, दैट मीन्स फाइनेंस लीज के लिए रहती है, आपके पास राइट है, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट किया है आपने कि 12 साल या उससे ज़्यादा के लिए रहेगी, तो आप उसके डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू हो रहा है, हर पीरियडिकल पेमेंट्स या हर पीरियडिकल बेसिस पर वो रिन्यू हो रहा है, तब यहाँ आप डीम्ड ऑनर नहीं होंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग लीज का पार्ट है। आपके पास प्रॉपर राइट होना चाहिए 12 ईयर्स और मोर का, कॉन्स्टेंट 12 ईयर्स और मोर का, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, तो आप डीम्ड ऑनर कहलाएंगे। तो ये थी आज की हमारी हाउस प्रॉपर्टी की थ्योरेटिकल क्लास। हालांकि ये बहुत कुछ, मैं इसको प्रैक्टिकल क्लास कहना चाहूँगा, क्योंकि ये जो थ्योरी है टोटली प्रैक्टिकल बेसिस पे थी, और आज जो हमने पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, सारे इलस्ट्रेशंस हैं। अगली 2 या 3 क्लासेस में मैं यही सब कवर करने वाला हूँ। तो जितना हो सके आप इस क्लास को अच्छे से सुने, और यदि आपको फिर भी डाउट रह जाता तो आप प्रैक्टिकल पोर्शंस पे ध्यान दें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे, और परफेक्ट प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट बनेंगे। ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसकी कहानियाँ हम आगे सुनाते रहेंगे, कहानियाँ चुटकुले क्लास में चलते रहेंगे, और आप ध्यान रखिएगा कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ उसको आसानी से समझें, आराम से सुनें,
और उसको अप्लाई करें प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप ही के लिए अच्छा है। नवंबर 21 के लिए मैं ये सारे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मई 21 एग्जाम कब होगा कब नहीं उसका अभी हम कुछ कह नहीं सकते। नवंबर 21 तक मैं खुद श्योर हूँ कि मैं पूरा कोर्स करा दूंगा, उससे उसके 3-4 महीने पहले ही अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।